विदाउट शार्टेज का है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले से ही, तो आप देख सकते हैं इसमें EOQ मॉडल विदाउट शार्टेज है। पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि ये मॉडल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे एक्स एक्सिस पर टाइम रिप्रेजेंट किया गया है और वाई एक्सिस पर इन्वेंट्री लेवल रिप्रेजेंट किया गया है। इनिशियली एक क्यू क्वांटिटी ऑर्डर की जा रही है। ये क्यू क्वांटिटी ऑर्डर कर दी गई है, ये वाई एक्सिस पर इसे डिनोट कर दिया गया है। ये क्यू क्वांटिटी है, क्यू क्वांटिटी इनिशियली ऑर्डर की गई है और डिमांड रेट डी है। डिमांड रेट डी है और ये टी टाइम में जो क्यू क्वांटिटी हमने ऑर्डर की थी वो ज़ीरो हो जा रही है, ज़ीरो हो जा रही है। इसे आप लेमैन लैंग्वेज में इस तरह समझ सकते हैं कि शुरुआत में मैंने 100 क्वांटिटी ऑर्डर की है, 100 क्वांटिटी ऑर्डर की है और ये हमारी क्यू है, क्यू इक्वल 100 है, क्यू इक्वल 100 है। और डिमांड मीन्स पर मंथ डिमांड, अगर हमारी डी हम कह दें कि 10 आइटम पर मंथ है, पर मंथ है, 10 आइटम पर मंथ है। तो 100 क्वांटिटी हमारी 10 आइटम पर मंथ है, तो टी हमारा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा हमारा 10 मंथ, 10 मंथ हो जाएगा, क्योंकि एक मंथ में कितना कंजम्पशन होगा? 10 यूनिट्स का होगा और हमारे पास 100 यूनिट्स है, तो 10 यूनिट पर फर्स्ट मंथ में, 10 यूनिट सेकेंड मंथ में, 10 यूनिट थर्ड मंथ में, 10 यूनिट फोर्थ मंथ में, इसी तरह लास्ट मंथ में, 10th मंथ में हमारे पास सारी क्वांटिटी कंज्यूम हो जाएगी, तो टी निकल आएगा हमारा। तो इसी को हम लोग जनरलाइज करें तो आप देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्यू डी एंड टी। तो यहाँ से अगर आप देखें कि जो क्यू था 100 डी डिमांड हमारा 10 था और टी हमारा क्या आया? 10 आया। तो क्यू इक्वल क्या है हमारा? क्यू इक्वल डी टी हो गया, क्यू इक्वल डी टी। मीन्स जो डिमांड है कितने टाइम तक? 10 आइटम की डिमांड है 10 मंथ तक, तो कितनी क्वांटिटी की जरूरत होगी हमें? 100 क्वांटिटी की जरूरत होगी। तो अगर 100 क्वांटिटी हमने ऑर्डर किया है तो वो कितने मंथ में कंज्यूम हो जाएगा? 10 मंथ में कंज्यूम हो जाएगा। सो दिस वन इज अ रिलेशन बिटवीन क्यू डी एंड टी। ये रिलेशन हो गया, अभी हम लोग इसका यूज करेंगे, क्यू डी एंड टी। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि टोटल कास्ट में हम लोग केवल अभी दो कास्ट केवल इंक्लूड करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल कास्ट को, टोटल कास्ट का जो नोटेशन है हम लोग लिख देते हैं, टोटल कास्ट को टीसी से रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल कास्ट को टीसी से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्डरिंग कास्ट को हम लोग, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है जो आपको कांति स्वरूप मनमोहन में मिल जाएगा, ऑर्ड ऑर्डरिंग कास्ट का, ऑर्डरिंग कास्ट का मिल जाएगा आपको C0 मिल जाएगा। और होल्डिंग कास्ट का जो नोटेशन होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, होल्डिंग कास्ट का स्टैंडर्ड नोटेशन जो कांति स्वरूप की बुक में दिया हुआ है, होल्डिंग कास्ट का है C1। दिस वन इज अ होल्डिंग कास्ट पर यूनिट आइटम, मतलब एक आइटम की होल्डिंग कास्ट C1 है। और टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ टाइम को हम लोग T से डिनोट करेंगे, T विद द टोटल कास्ट पर यूनिट टाइम, टोटल कास्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो ये इसका नोटेशन हो गया जो हम लोग अभी मैथमेटिकल मॉडल जिसका पढ़ने वाले हैं, EOQ मॉडल विदाउट शार्टेज। टोटल कास्ट को हम लोग TC से डिनोट कर रहे हैं, ऑर्डरिंग कास्ट को C0 से डिनोट कर रहे हैं, होल्डिंग कास्ट को C1 से डिनोट कर रहे हैं, होल्डिंग कास्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कास्ट C1 है, और टोटल कास्ट पर यूनिट टाइम को T से डिनोट कर रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि इनिशियली हम लोग टोटल कास्ट में केवल दो कास्ट इंक्लूड करेंगे। टोटल कास्ट में हम लोग इंक्लूड कर देते हैं टोटल कास्ट, टोटल कास्ट इक्वल
ऑर्डरिंग कास्ट, ऑर्डरिंग कास्ट, ऑर्डरिंग कास्ट प्लस होल्डिंग कास्ट। टोटल ऑर्डरिंग कास्ट या टोटल होल्डिंग कास्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। टोटल ऑर्डरिंग कास्ट, टोटल होल्डिंग कास्ट लिख देते हैं। टोटल होल्डिंग कास्ट, होल्डिंग कास्ट। सो टोटल ऑर्डरिंग कास्ट है, टोटल ऑर्डरिंग कास्ट है, टोटल होल्डिंग कास्ट है, और दोनों को मिला के हमारी टोटल कास्ट हो जाएगी। जैसे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टोटल कास्ट में इनिशियली हम लोग केवल दो कास्ट को ही इंक्लूड करेंगे, ऑर्डरिंग कास्ट एंड होल्डिंग कास्ट। तो टोटल कास्ट में अब ऑर्डरिंग कास्ट तो आपकी कांस्टेंट है, इसे हम लोग C0 से यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हैं। C0 ये हो गया आपकी टोटल कास्ट, टोटल कास्ट, टोटल कास्ट हो गया आपका C0 प्लस होल्डिंग कास्ट में टोटल होल्डिंग कास्ट, आप कितनी यूनिट आप होल्ड कर रहे हैं, कितनी यूनिट आप कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे C1 एक यूनिट की कास्ट है, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एवरेज इन्वेंट्री, कितनी इन्वेंट्री हम लोग होल्ड कर रहे हैं टी टाइम में। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री जो हम लोग होल्ड कर रहे हैं वो लिख देंगे यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री। अब ये एवरेज इन्वेंट्री आएगी कहाँ से, यहाँ पे देखें आप, अभी जैसे जैसे अभी यहाँ पे आप देखें कि इनिशियली हमारे पास 100 यूनिट थी। फर्स्ट मंथ के बाद हमारे पास कितनी यूनिट रह गई, 90 यूनिट रह गई। फिर हमारे पास कितनी यूनिट रह गई, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, और लास्ट में 10 यूनिट रह गई, और लास्ट में हमारे पास 0 यूनिट रह गई। तो अब ऑन एन एवरेज हमारे पास इस पूरे टाइम में कितनी यूनिट्स थी। तो ये जो इसका एरिया होगा, ये एरिया अगर हम लोग निकाल लें, इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकाल लें, तो हम कहेंगे कि इतनी एवरेज इन्वेंट्री हमारी किस टाइम में है, 0 से T टाइम में है। 0 से T टाइम में है, या ये कह सकते हैं कि 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 10, 20, 10, इस सब का क्या निकाल लें आप, एवरेज निकाल लें कि इतनी इन्वेंट्री हमारे पास ऑन एन एवरेज कितने टाइम में है, T टाइम में है। तो उस तरह एवरेज ना निकाल के हम लोग करते क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया सभी को पता है, एरिया क्या होता है, एरिया भी आपको निकालना हो, दिस वन इज 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है, सभी को पता है ये। सो अब यहाँ पे देखें आप, 1/2 बेस क्या है, बेस टाइम T है, T टाइम में ये क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो T आपने लिख लिया, और परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे Q है। तो 1/2T इंटू कैपिटल Q हो गया, ये क्या हो गया आपका, 1/2T इंटू Q हो गया। ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री हो गई, ये इसका एरिया निकल आया और आपका एवरेज इन्वेंट्री निकल आई। तो यहाँ पर हम लोग इसको मेंशन कर देंगे आगे, जो अभी हम लोगों ने लिखा हुआ है एवरेज इन्वेंट्री के केस में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं दिस वन इक्वल C0 प्लस C1, and here average inventory is 1/2 T into Q। अब यहाँ पे आप देखें, Q हमारा एक डिसीजन पैरामीटर है, T भी हमारा डिसीजन पैरामीटर है। तो दो डिसीजन पैरामीटर्स हो जा रहे हैं, इसे एक डिसीजन पैरामीटर में कन्वर्ट करने के लिए Q को हम T के टर्म में लिख लेंगे। कैसे Q को T के टर्म में लिखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास D है, डिमांड हमें पता होती है कि डिमांड कितनी आएगी। तो D हमारे पास ऑलरेडी है, D इंटू टी, तो Q को हम रिप्लेस कर देंगे DT से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो टोटल कास्ट आ जाएगी, जिसे हम लोगों ने नोटेशन में क्या लिखा हुआ है, नोटेशन में TC लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं TC इक्वल C0 प्लस C1 1/2 TQ। यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि दो डिसीजन पैरामीटर हो जा रहे हैं, T और Q। एक डिसीजन पैरामीटर में लिखने के लिए TC टोटल कास्ट इक्वल C0 प्लस C1 1/2 T इंटू
Q को dt लिख लेते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने रिलेशन स्टेब्लिश किया था पहले, रिलेशन हम लोगों ने स्टेब्लिश किया है Q इक्वल dt। तो Q इक्वल dt से हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया 1/2 t इंटू डी इंटू टी। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा आपका C0 प्लस C1 एक यूनिट की होल्डिंग कास्ट है, 1/2 डी इंटू टी स्क्वायर। ये हो गई आपकी टोटल कास्ट। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि टोटल कास्ट को मिनिमाइज नहीं किया जा सकता है, ऑप्टिमाइज नहीं किया जा सकता है। टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम को मिनिमाइज किया जा सकता है या ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखें आप, टोटल कास्ट किसके लिए है? टी टाइम के लिए है। तो टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम अगर आपको फाइंड करना है, पर यूनिट ऑफ अ टाइम, एक यूनिट ऑफ अ टाइम में टोटल कास्ट क्या होगी, तो हमें क्या करना होगा? टी से डिवाइड कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो टी हमारा 10 मंथ आ रहा था तो 10 मंथ से डिवाइड कर देंगे तो पर मंथ टोटल कास्ट आ जाएगी हमारी। इसे आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे मैंने फिर से मैं इसे एलोबरेट कर देता हूँ। जैसे अभी इस एग्जांपल में जब 100 क्वांटिटी हम लोगों ने ऑर्डर की थी, 10 क्वांटिटी पर मंथ डिमांड थी हमारी, तो टाइम क्या आया था हमारा? 10 मंथ आया था। तो टोटल कास्ट 10 मंथ की आई है। टोटल कास्ट पर मंथ निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग? 10 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे 10 क्या है? टी है। तो इन जनरल, जैसे एग्जाम्पल में हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम निकालने के लिए हम किससे डिवाइड कर देंगे? टी से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम का नोटेशन हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे आप देखें, टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम का नोटेशन हम लोगों ने टी लिखा हुआ है। सो टी इक्वल हो जाएगा आपका टीसी, टोटल कास्ट को किससे डिवाइड कर देना है? हमें टाइम टी से डिवाइड कर देना है। सो अब यहाँ पे देखें, जब आप राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करेंगे तो C0 बाई क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा, प्लस C1 1/2 डी टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका? डी टी हो जाएगा। तो आपका जो कैपिटल टी टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ टाइम आ गया। नेक्स्ट पेज में मैं लिख लेता हूं, टी आ गया आपका टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ टाइम, कैपिटल टी इक्वल आ गया C0 बाई टी प्लस 1/2 C1 डी टी। एक बार फिर से हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, 1/2 C1 डी टी C0/T। तो ये आपका हो गया टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम। अब यहाँ पर एक ही डिसीजन पैरामीटर है, C0 विद अ कांस्टेंट। ऑर्डरिंग कास्ट हमें पता होगी कि कितनी ऑर्डरिंग कास्ट आएगी। होल्डिंग कास्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम भी हमें पता होगी, डिमांड भी पता होगा। तो डिसीजन वेरिएबल यहाँ पे क्या है? स्मॉल टी हो गया। सो यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कैपिटल टी इज अ फंक्शन ऑफ अ टी इक्वल C0 अपॉन टी प्लस 1/2 C1 dt। अब आपको t की ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड करनी है। t की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ये टोटल जो फंक्शन है, t का फंक्शन है, टोटल कास्ट फंक्शन जिसे कहा जाता है, टोटल कास्ट फंक्शन पर यूनिट ऑफ टाइम, ये मिनिमम हो जाए। तो आपको पता है कि नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? वन वेरिएबल के लिए आपको क्या करना होगा? विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। मींस आपको निकालना होगा डी टी बाई डी स्मॉल टी इक्वल टू व्हाट? 0। दिस वन इज a necessary condition to obtain the minima and maxima for the one variables। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दें तो अब आप देखेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी टी बाई टी। डी टी बाई, अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 हम लोग कह दें, इक्वेशन नंबर 1, so what is the value of a dt by dt? This one equal minus C0 upon t square, 1 by t का differentiation t to power minus 1 minus 1 t to power minus 2, so this becomes C0 upon t square plus what? 1/2 C1 d
और सेकेंड टर्म को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। सो व्हाट इज आवर डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल इज ए टी। इसे सिंप्लीफाई करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, C0 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल व्हाट, 1/2 C1D। और इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आ जाएगा आपका टी स्क्वायर इक्वल 2C0 अपॉन C1D। टी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा राइट हैंड साइड में, 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2CG स्क्वायर अपॉन C1D। यही आएगा सिंप्लीफाई करने पर। ओके, टी स्क्वायर एंड हियर 2C0 अपॉन C1D। So what is the value for t? Here the value for t is under root 2C0 upon C1D. So this one is a ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ टी ऑलवेज। यहाँ पर अब कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि अंडर रूट जब निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलवेज हम क्या कंसीडर करेंगे, हम लोग प्लस कंसीडर करेंगे, क्योंकि टाइम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ऑलवेज वी कंसीडर द पॉजिटिव साइन, नॉट अ निगेटिव साइन। अब यहाँ पर ये देखना है कि क्या डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर मिनिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, मींस पॉजिटिव वैल्यू होगा या नहीं होगा। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टी पर। तो डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर जब हम निकालेंगे, नेक्स्ट पेज पर मैं कर दे रहा हूं, तो आप देखेंगे सेकेंड टर्म आपका क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। सेकेंड टर्म कांस्टेंट हो जाएगा और ये पॉजिटिव टर्म आ जाएगा। यहां पर देखें, अगर हम डिफरेंट कलर से इसे कह देते हैं, जैसे अब आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज दिस टर्म इज अ कांस्टेंट। यहां से क्या आ जाएगा, -2C0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2C0 अपॉन टी क्यूब आ जाएगा। टी स्क्वायर टी टू पावर -2 -2 टी -3 आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2C0 अपॉन टी क्यूब। और t की वैल्यू पॉजिटिव है तो डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसमें ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा केस है। तो डी स्क्वायर टी अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें, डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर किस पॉइंट पर, एट टी इक्वल अंडर रूट प्लस 2C0 अपॉन C1D इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। इसे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी कि जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड टर्म हमारा 0 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म प्लस 2C0 अपॉन टी क्यूब आ जाएगा, और टी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जब आप पॉजिटिव वैल्यू पुट कर देंगे तो ऑलवेज डी टी अपॉन डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, मींस मिनिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। What is the meaning of this one? Meaning of this one is at this t ये टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ टाइम क्या देगा, मिनिमा वैल्यू देगा, मिनिमा वैल्यू देगा। सो इस t को हम कह देते हैं टी ऑप्टिमम, ऑप्टिमम t की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे उसे लिखेंगे टी ऑप्टिमम, जो t अभी आपका आया, टी ऑप्टिमम लिख देते हैं हम लोग, टी ऑप्टिमम इक्वल अंडर रूट 2C0 अपॉन C1D। ये टी ऑप्टिमम की वैल्यू आ गई आपकी। अब आपको क्यू ऑप्टिमम निकालना है, और आपको पता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्यू एंड डी टी। तो क्यू इक्वल डी टी होता है, क्यू इक्वल डी टी, तो क्यू ऑप्टिमम आपका हो जाएगा, क्यू ऑप्टिमम इक्वल डी इंटू टी ऑप्टिमम। So Q optimum become what? Q optimum become D into under root 2C0
अपॉन C1D, और D को आप इनसाइड द ब्रैकेट ले जाए तो D स्क्वायर हो जाएगा, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2D स्क्वायर C0 अपॉन C1D, और ये D से D कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट जो आ जाएगा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसी के साइड में, T ऑप्टिमम के साइड में, Q ऑप्टिमम इक्वल अंडर रूट 2BC0 अपॉन C1। तो ये दो रिजल्ट हो गए आपके, जिसे आपको याद रखना होगा। याद तो केवल एक रखना होगा, दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये फर्स्ट आपको याद रखना होगा, दूसरा क्यू ऑप्टिमम आपको याद रखना होगा, क्यू ऑप्टिमम याद रखना होगा, और थर्ड टोटल ऑप्टिमल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ टाइम क्या आया। मीन्स यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू, टी ऑप्टिमम की वैल्यू पुट कर देनी होगी। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ टाइम ऑप्टिमल टोटल कॉस्ट कितनी आई, नेक्स्ट पेज में हम लोग उससे डिराइव कर लेते हैं। टी जैसे अभी मैंने कहा था कि ये आपका क्या है, टी इज अ फंक्शन ऑफ अ टी इक्वल C0 अपॉन टी प्लस C1 dt, C1 dt शायद यही था, 1/2 था शायद, 1/2 C1 dt, 1/2 C1 dt, 1/2 C1 dt। तो टी ऑप्टिमम निकालने के लिए, कैपिटल टी ऑप्टिमम निकालने के लिए स्मॉल टी ऑप्टिमम की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो इन दिस इक्वेशन पुटिंग टी ऑप्टिमम इक्वल अंडर रूट 2C0 अपॉन C1D, 2C0 अपॉन C1D। तो इसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, टी ऑप्टिमम हमारा निकल आएगा, टी ऑप्टिमम इक्वल C0 अपॉन अंडर रूट 2C0 अपॉन C1D प्लस 1/2 C1D इंटू T अंडर रूट 2C0 अपॉन C1D। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आएगा, यहाँ से सेकेंड टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। C1D इनसाइड द रूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर D स्क्वायर, तो C1D कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट 2C0 C1D। फिर से मैं बता दूं, जब ये C1D आपका इनसाइड द रूट जाएगा तो C1 स्क्वायर इंटू D स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में C1 और D है, C1 और D क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसी तरह जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर में आप देखेंगे अंडर रूट C1D आएगा, और यहाँ पे C0 है, इनसाइड जाएगा तो C0 स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा C0, और ये भी आ जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट 2C0 C1D, ये भी आ जाएगा। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा टी ऑप्टिमम इक्वल 1/2, और दोनों आप रूट के अंदर देखें वैल्यू सेम है, तो टी ऑप्टिमम आ जाएगा अंडर रूट 2C0 C1D, 2C0 C1D। सो इसे भी याद रखने की जरूरत होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होती हैं उसमें केवल आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द टी ऑप्टिमम, ऑप्टिमम टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम, एंड ऑप्टिमम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और ऑप्टिमल रीऑर्डर टाइम। तो जैसा हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि EOQ का मतलब क्या है, मैंने आपसे कहा था कि अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो ये आप देखेंगे, ये जो आपका कर्व आएगा, ये कर्व मैंने कहा था ये ऑर्डरिंग कास्ट का कर्व होगा, ये ऑर्डरिंग कास्ट का कर्व होगा, ये ऑर्डरिंग कास्ट होगी आपकी, ऑर्डरिंग कास्ट,
ये ऑर्डरिंग कास्ट है, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग प्लॉट किए थे, नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स एक्सिस पर, नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने प्लॉट किया था, और वाई एक्सिस पर हम लोगों ने प्लॉट किया था टोटल कास्ट। ये कास्ट प्लॉट किया था, नॉट अ टोटल कास्ट, कास्ट प्लॉट किया था। और ये थी आपकी ऑर्डरिंग कास्ट थी, ऑर्डरिंग कास्ट थी, ऑर्डरिंग कास्ट। यहाँ पे देखें आप, ऑर्डरिंग कास्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम, दिस वन इज C0 अपॉन टी, C0 अपॉन टी। और दूसरा था 1/2 C0 अपॉन टी। अगर क्वांटिटी के टर्म में लिखेंगे तो T इक्वल क्या हो जाएगा आपका, इक्वल यहाँ पे देखें आप, और T इक्वल हो जाएगा Q अपॉन डी। सो T इक्वल हो जाएगा आपका Q अपॉन डी, तो C0 D अपॉन Q। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, यहाँ पर ही एलोबरेट कर देता हूँ आपके, जैसे ऑर्डरिंग कास्ट मैंने कहा कि आपकी ऑर्डरिंग कास्ट है, ऑर्डरिंग कास्ट है C0 अपॉन टी, और रिलेशन है आपका C0 अपॉन टी इक्वल क्या है आपका, डी, Q इक्वल डी टी है, Q इक्वल डी टी। तो T आपका हो जाएगा T इक्वल Q अपॉन डी, Q अपॉन डी, तो ये हो गया आपका Q अपॉन डी मीन्स दिस वन इज C0 D अपॉन Q। तो जैसे जैसे आपकी ऑर्डरिंग कास्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, ऑर्डरिंग कास्ट आपकी क्या होगी, कम होती जाएगी। नंबर ऑफ यूनिट्स मीन्स Q जैसे जैसे बढ़ेगी, अगर यहाँ पे हम Q कहें, तो नंबर ऑफ यूनिट्स जैसे जैसे बढ़ेंगी आपकी ऑर्डरिंग कास्ट क्या होगी आपकी, कम होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द Q। जो ऑर्डरिंग कास्ट है वो Q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे Q बढ़ेगी, ऑर्डरिंग कास्ट आपकी क्या होगी, कम होती जाएगी। और आपकी जो होल्डिंग कास्ट है, होल्डिंग कास्ट की अगर हम लोग बात करें, होल्डिंग कास्ट है 1/2 C1 dt, 1/2 C1 dt, यहां से आप देख लें 1/2 C1 dt है आपका, 1/2 C1 dt। फिर से यहाँ पे t की वैल्यू आप पुट कर दें, 1/2 आपका हो जाएगा C1 d इंटू Q अपॉन डी। तो डी डी कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखें, ये हो गया 1/2 C1 Q हो गया, होल्डिंग कास्ट हो गई आपकी, होल्डिंग कास्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम। ये क्या है, लीनियरली मीन्स रिलेटेड है विथ रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी। सो जो इसका ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे ऑलमोस्ट लाइक दिस वन, ये आपकी क्या होगी, होल्डिंग कास्ट होगी, ये आपकी होल्डिंग कास्ट हो जाएगी, होल्डिंग कास्ट, होल्डिंग कास्ट हो जाएगी, होल्डिंग कास्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट लेक्चर में मैंने उसके बाद टोटल कास्ट दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इनिशियली क्या करेंगे हम लोग, ऑर्डरिंग कास्ट डोमिनेट करेगी और बाद में क्या करेगी, होल्डिंग कास्ट डोमिनेट करेगी। तो होगा क्या कि पहले जो टोटल कास्ट का कर्व है ऑर्डरिंग कास्ट के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, और फिर क्या करेगा, होल्डिंग कास्ट के अकॉर्डिंग वेरी करने लगेगा, होल्डिंग कास्ट के अकॉर्डिंग वेरी करने लगेगा, होल्डिंग कास्ट के अकॉर्डिंग जरा सा वेरिएशन होगा, होल्डिंग कास्ट के अकॉर्डिंग वेरी करने लगेगा। तो कल भी मैंने कहा था कि ये जो टोटल कास्ट है, ये टोटल कास्ट फंक्शन है, टोटल कास्ट फंक्शन जो यहाँ पे अभी Q का फंक्शन है, लेकिन ये टाइम का फंक्शन भी हो सकता है अगर हम रिलेशन यूज कर ले Q इक्वल dt। तो चाहे हम कहें कि कैपिटल T इज अ फंक्शन ऑफ अ स्मॉल t, और कैपिटल T इज अ फंक्शन ऑफ अ Q के टर्म में भी आप करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर फिर से मैं कह दूं आपसे, यहाँ पे जो मैंने अभी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, आपको करना क्या होगा, अगर Q के रिस्पेक्ट में निकालना है तो यहाँ पे t को आपको रिप्लेस कर देना होगा Q बाई डी से, t को आपको Q बाई डी से रिप्लेस कर देना होगा। तो ये किसका फंक्शन हो जाएगा, Q का फंक्शन हो जाएगा। तो जो अभी आपने यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, उसे आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। और Q ऑप्टिमम की वैल्यू आप सीधे फाइंड कर पाएंगे। जो यहाँ पे आप Q ऑप्टिमम यहाँ पे निकाल रहे हैं, Q ऑप्टिमम विद द हेल्प ऑफ अ T ऑप्टिमम, Q ऑप्टिमम आप सीधे निकाल लेंगे।
और Q ऑप्टिमम निकलने के बाद आप T ऑप्टिमम विद द हेल्प ऑफ अ रिलेशन D Q ऑप्टिमम इक्वल D इंटू T ऑप्टिमम विद द हेल्प ऑफ दिस वन T ऑप्टिमम इक्वल Q ऑप्टिमम अपॉन D, उससे निकाल सकते हैं आप। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जैसा मैंने डेरिवेशन किया आप उसी तरह डेरिवेशन करें। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि ये t का भी वेरिएबल हो सकता है, t का भी फंक्शन हो सकता है, q का भी फंक्शन हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है। और डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरह से डेरिवेशन दिया हुआ है। कुछ लोगों ने q को वेरिएबल मान के किया हुआ है डेरिवेशन, कुछ लोगों ने t को वेरिएबल मान के डेरिवेशन किया हुआ है। दोनों आपस में लिंक्ड हैं, तो आप किसी भी तरीके से उसका डेरिवेशन कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट अल्टीमेट तीनों सेम आएंगे। यहाँ पे टोटल कास्ट फंक्शन जो अभी मैं कह रहा हूं Q का फंक्शन है, पहले मैंने कहा था T का फंक्शन है, तो आइदर चाहे आप कहें कि T का फंक्शन है चाहे आप कहें Q का फंक्शन है, दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है। तो आपने क्या निकाला, Q ऑप्टिमम की वैल्यू निकाली। Q ऑप्टिमम मीन्स ये वैल्यू आपने निकाली, Q ऑप्टिमम ये वैल्यू आपने निकाली Q ऑप्टिमम। और Q ऑप्टिमम कहाँ पे आएगा, जहां पे फंक्शन मिनिमा अटेंड करेगा, जहां पे फंक्शन मिनिमा अटेंड करेगा वहीं पर क्या आएगा, Q ऑप्टिमम आएगा। और इसी Q ऑप्टिमम पर आपने टोटल कास्ट निकाल दी और ये वैल्यू क्या आ गई, टोटल कास्ट ऑप्टिमम T ऑप्टिमम आ गया आपका, ये आ गया आपका T ऑप्टिमम। और दिस वन इज Q ऑप्टिमम, दिस वन इज Q ऑप्टिमम एंड दिस वन इज T ऑप्टिमम। सो Q ऑप्टिमम और T ऑप्टिमम निकल आया, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्मॉल t ऑप्टिमम भी आप निकाल सकते हैं। सो कैपिटल Q ऑप्टिमम और कैपिटल T ऑप्टिमम दोनों आपका निकल आया, जो आपका अल्टीमेट एम था। तो अब क्वेश्चन में कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो अब इसी तरह से जितने भी मॉडल हैं सभी मॉडल में हम इसी तरह का डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करने के बाद क्या होगा कि आपको Q ऑप्टिमम, T ऑप्टिमम, स्मॉल t ऑप्टिमम, ये सारी वैल्यूज एक रिजल्ट निकल के आएगा। एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप इस एरिया में और काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अदरवाइज आप कोई भी नया मॉडल या नई चीजें सीख नहीं पाएंगे। इसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप बहुत इजीली ये सारी चीजें कर सकते हैं। कोई भी नया मॉडल आपने डेवलप किया उसके बाद उसका ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है कि देर इज नॉट अ वन वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, एक वेरिएबल ना हो, टू वेरिएबल्स हो, थ्री वेरिएबल्स हो, फोर वेरिएबल्स हो। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि वन वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, टू वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, थ्री वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, तो आप उसे कर सकते हैं। और यहाँ पर अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या यही एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है या इससे ज्यादा और कोई भी दूसरी भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो सकती है। दिस वन इज अ यूनिक सोल्यूशन। व्हाई दिस वन इज अ यूनिक सोल्यूशन, बिकॉज दिस जो टोटल कास्ट फंक्शन का आप नेचर देख रहे होंगे, टोटल कास्ट फंक्शन का नेचर देख रहे होंगे, तो टोटल कास्ट फंक्शन का नेचर क्या है, कॉन्वेक्स फंक्शन है। टी के रिस्पेक्ट में ये क्या है, कॉन्वेक्स फंक्शन है। अगर हम इसे क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि इसका जो नेचर है ये नेचर है कॉन्वेक्स फंक्शन है। तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्वेक्स फंक्शन का नेचर क्या होता है। कॉन्वेक्स फंक्शन का नेचर लुक लाइक दिस वन होता है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इस तरह का कॉन्वेक्स फंक्शन का नेचर होता है। उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मिनिमा अटेंड कर रहा है तो वो मिनिमा क्या होगा, यूनिक मिनिमा होगा। तो यहाँ पे भी जो मिनिमा निकल के आ रहा है, ये क्यू जो रीऑर्डर क्वांटिटी निकल के आ रही है वो यूनिक क्वांटिटी होगी, और जो ये टी ऑप्टिमम निकल के आ रहा है वो यूनिक ऑप्टिमल टोटल कास्ट होगी। तो अगर इस क्वांटिटी को हम रीऑर्डर करेंगे तो टोटल कास्ट फॉर होल्डिंग द इन्वेंट्री हमारी क्या होगी, होल्डिंग द इन्वेंट्री हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी। यहाँ पे पहले ये आप देखेंगे पूरा हाफ पेज का तो इसका राइटअप ही है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं होती, केवल इसमें लिखा होता है कि हो क्या रहा है। तो जैसे अभी मैं इसे पढ़ता हूं और आप लोग भी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, तो आप लोग भी एक बार पढ़ लें। इसमें लिखा हुआ है, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेजेस 9,000 पार्ट्स ऑफ ए मशीन फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑर्डरिंग 1 month uses at a time, each part cost rupees 20, the ordering cost per order is rupees 15,
and carrying charges are 15% of the average inventory per year suggest a more economical purchasing policy for the company. इनका इस प्रॉब्लम की मीनिंग क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 9000 पार्ट्स परचेज करती है और वो पर मंथ ऑर्डर करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो 9000 है तो उसे 12 से डिवाइड कर देंगे तो जितनी यूनिट्स आएगी उतनी यूनिट वो पर मंथ ऑर्डर करते हैं और हर पार्ट की कास्ट 20 रुपीज है और ऑर्डरिंग कास्ट एक ऑर्डर करने के लिए 15 रुपीज है। तो जितने ऑर्डर करते हैं वो इंटू 15 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और कैरिंग उसे स्टोर करने के लिए जो उनकी कास्ट है उसका 15% है एवरेज इन्वेंट्री का। तो अब आपको और इकोनॉमिकल पॉलिसी बतानी है। तो हम लोग क्या इकोनॉमिकल पॉलिसी बताएंगे? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक मॉडल है जिसमें कांस्टेंट डिमांड रेट हो और कोई शॉर्टेज अगर ना करता हो और C0 C1 D की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज द Q ऑप्टिमम, व्हाट इज द T ऑप्टिमम। मीन्स कितने समय बाद उन्हें रीऑर्डर करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी उनको ऑर्डर करनी चाहिए, वो ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। और उसे आप इस इनके जो इनकी पॉलिसी है उससे कंपेयर करके उनको बता सकते हैं कि आपको इतने रुपीस का प्रॉफिट होगा पर ईयर। इस केस में अभी हम लोग केवल कंपेयर नहीं करने वाले हैं, केवल Q ऑप्टिमम और T ऑप्टिमम की वैल्यू इस लेक्चर में हम लोग फाइंड करेंगे और आप न्यूमेरिकल एग्जांपल में देखेंगे जो ऑलरेडी सॉल्व है कहां पर कांति स्वरूप में, उसमें कंपैरिजन भी दिया हुआ है। तो अभी आप देखें यहाँ पर इनकी एनुअल डिमांड कितनी है। डिमांड इनकी डी अगर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे तो 9000 पार्ट्स पर ईयर है, 9000 पर ईयर दिस वन इज अ डिमांड, एनुअल डिमांड है इनकी डी। और इनकी ऑर्डरिंग कॉस्ट C0 कितना है? C0 बी द 15 रुपीज पर ऑर्डर, 15 रुपीज पर ऑर्डर। C1 बी द 15 रुपीज पर ऑर्डर, पर ऑर्डर। व्हाट इज द C1? C1 क्योंकि इसी एग्जांपल को इसीलिए मैंने चूज किया है कि ज्यादातर इसी तरह से पूछा जाता है। अब ये C1 डायरेक्ट इन्होंने नहीं दिया हुआ है, ये कह रहे हैं कि जो एवरेज इन्वेंट्री है उसका 15%। एवरेज इन्वेंट्री तो हमें पता नहीं है कि कितनी है, तो जितनी भी एवरेज इन्वेंट्री होगी, जितने एक की कास्ट का 15% उतने का एवरेज इन्वेंट्री का 15%। तो हमें पर यूनिट कास्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो कास्ट है इसकी आइटम की कास्ट कितनी है? 20 है, तो 20 का 15% निकाल लेंगे हम लोग। 20 का 15%, 15 बाई 100, 100 दिस वन, इसे हम कैंसिल कर देते हैं। 2 5 10, दिस वन इज 3। तो C1 हमारा क्या आ गया? 3 रुपीज पर यूनिट, पर यूनिट। ये आ गई हमारी क्या? ये आ गई कैरिंग कास्ट। अब हमारे पास C0 आ गया, C1 आ गया, D आ गया। हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम लोग T ऑप्टिमम कैलकुलेट कर सकते हैं, Q ऑप्टिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड Q ऑप्टिमम इक्वल, फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी, अंडर रूट 2DC0 अपॉन C1, 2DC0 upon C1. So this one equal under root 2 into 9000 into C0 with the 15, C0 with the 15 divided by 3। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 5 जा this one, 5 2 जा 10, 10 into 9000, this one is a 90,000। और इसकी वैल्यू जब निकालेंगे आप 10 into 9000, 9000 इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 300 यूनिट आएगा। 300 यूनिट उन्हें ऑर्डर करने चाहिए पर ऑर्डर में। और टी ऑप्टिमम जब आप निकालेंगे, टी ऑप्टिमम इक्वल, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, उस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या था आपका?
2C0 अपॉन C1D, और उस तरह भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि Q इक्वल क्या होता है, Q ऑप्टिमम इक्वल D इंटू T ऑप्टिमम, T ऑप्टिमम और T ऑप्टिमम इक्वल क्या हो जाएगा, Q ऑप्टिमम अपॉन D, और Q ऑप्टिमम हमारा क्या है 300, और डिमांड कितने की है 9000 की है। So this one cancel out, this one cancel out, this one is a 30 means 1 by 30 here. तो T ऑप्टिमम आपका निकल आया 1 by 30 ईयर, 1 by 30 ईयर। तो 1 by 30 ईयर का मतलब क्या हो गया आपको, अगर 360 का आप ऑन एन एवरेज मान लें तो इसकी एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। आप देखें T ऑप्टिमम आपका आ गया, T ऑप्टिमम आ गया 1 by 30 ईयर, और 360 डेज मान लेते हैं अगर 1 ईयर में होता है, तो 360 डेज मीन्स हमें कितने दिन में ऑर्डर करना चाहिए, 360 बाई 30 मीन्स 30 हो गया आपका 30, 12 डेज में, 12 डेज में आपको कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए, Q ऑप्टिमम विद 300। तो अगर जो इनकी पॉलिसी थी कि पर मंथ वो ऑर्डर करते थे, तो 9000 को आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो ऑन एन एवरेज कितना आएगा, ऑन एन एवरेज आएगा आपका जो भी क्वांटिटी आएगी 12 से डिवाइड करने पर, चलो 750 शायद आएगी। और तो इनकी जो पॉलिसी थी कि 750 पार्ट्स पर मंथ ये मंगाते थे और 12 ऑर्डर करते थे। लेकिन हम लोग इनको क्या कह रहे हैं, हम लोग इनको कह रहे हैं कि आप 300 यूनिट्स मंगाइए और कितने दिनों में मंगाइए, 12 डेज में मंगाइए, तब आपको कितने का प्रॉफिट होगा ये आपको उनको बताना होगा, उनको समझाना होगा। तो आप इसे खुद से कीजिएगा कि अगर ये 300 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं 12 डेज में, मीन्स 30 ऑर्डर करते हैं, ऑब्वियस सी बात है ऑर्डरिंग कास्ट आपकी बढ़ जाएगी, ऑर्डरिंग कास्ट आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि टी ऑप्टिमम आपका, आप वो पर मंथ में एक ऑर्डर करते थे, आप पर मंथ में अप्रोक्सीमेटली 2.5 ऑर्डर कर रहे हैं, तो ऑर्डरिंग कास्ट आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन एवरेज कैरिंग और होल्डिंग कास्ट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और टोटल जो आपकी ऑप्टिमल कास्ट है वो भी आपकी कम हो जाएगी। तो आपके लिए जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट ये है कि आपको कंपैरिजन करना है कि जो आपने पॉलिसी सजेस्ट की है, Q ऑप्टिमम 300 यूनिट्स का और T ऑप्टिमम 12 डेज का, और उनकी जो पॉलिसी है Q ऑप्टिमम उनका जो है, जो कस्टमर का है, उनका Q है 9000 बाई 12 है, और उनका T जो है वो 1 मंथ है, मीन्स 30 डेज है। आपको ये बताना है कि आपकी पॉलिसी बेटर है या उनकी पॉलिसी बेटर है, और अगर आपकी पॉलिसी बेटर है तो उनको कितने का प्रॉफिट होगा, आपको ये बताना। एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये, तो आपको ये बताना है कि आपकी पॉलिसी कैसे उनकी पॉलिसी से बेटर है, उनको आपको समझाना होगा, और अगर आपकी पॉलिसी बेटर है तो उनको कितने का प्रॉफिट होगा। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनको कितने का प्रॉफिट होगा। तो आज